लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। बढ़ते संक्रमण पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार को जिम्मेदारियों की नहीं है समझ। मधुपुर का महासंग्राम जारी। सीएम हेमंत का 6 दिन का दौरा हुआ समाप्त। मधुपुर से वापस रांची लौटे सीएम। लातेहार में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सजग। नर्सिंग कॉलेज में बनाए जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर। जिले के उपायुक्त ने निरीक्षण कर सेवाएं विकसित करने की कही बात। औरंगाबाद में बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस। दर्जनों यात्री हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ों की लूट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम की नाक के नीचे लूट को अंजाम दिया गया। अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जनता भगवान भरोसे जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त है, तो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वे जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो जनता को शर्म आती है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ों की लूट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम की नाक के नीचे लूट को अंजाम दिया गया। अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जनता भगवान भरोसे जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं। वो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए नियाज, ये वक्त है, ये तरह से कहा जाए कि आपातकाल जैसी स्थिति है यहाँ पर। अगर कहा जाए कि मेडिकल इमरजेंसी है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा और जो नया स्ट्रेन आया है वो काफी चैलेंजिंग है। बिहार में कहा जाए तो 25,000 एक्टिव मामले हो गए हैं। अब देखिए कि जो हमारी रिकवरी रेट थी, जो 1 महीने 6 महीने पहले करीब 99% के करीब थी, अब वो 91% के करीब आ गई है। यानी जो मरीजों की संख्या है काफी तेजी से मल्टीपल हो रही है। ऐसे में जो सरकार है अपने सारे संसाधन, सरकार का भी कहना है कि जब कोई आपातकाल आता है या कोई आपदा आती है, अगर आपदा शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो आपदा आती है तो सबसे पहले सरकार का खजाना खोल दिया जाता है आपदा पीड़ितों के लिए। तो एक बहुत बड़ी आपदा है और इस आपदा के वक्त तमाम रिसोर्सेज जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए झोंका जा रहा है। वो चाहे वो जांच के क्रम में हो, इलाज के लिए हो, दवाइयों के रूप में हो, अस्पताल की व्यवस्थाएं सही करने के रूप में हो, या फिर तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मरीजों के लिए दवाई खोलनी है। ऐसे में इस वक्त कहीं ना कहीं सारा ध्यान सरकार का और पूरा विपक्ष का ये होना चाहिए कि तमाम लोगों को सही सुविधाएं मिले। तमाम जो जितने मरीज हैं, जो सरकार जितना कर पाती है वो करे, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक होकर इस जंग से लड़ने में सहायता करें। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। जो आपने कहा तेजस्वी यादव की बात, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का ये काम है कि सरकार को आईना दिखाते रहे अगर सरकार गलत कर रही है तो। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, खास करके जब आपदा की स्थिति आती है, इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन होती है, ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं सहयोग करना भी विपक्ष का काम होता है। तो देखिए, जिस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है, दरअसल मंगल पांडे जब एनएमसीएच पहुंचे थे और एक मरीज को इलाज नहीं मिला, इसलिए कि उस वक्त मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वो अस्पताल में मौजूद थे।
और वो सारे जो डॉक्टर्स हैं या बड़े अधिकारी हैं वो उनकी आवभगत में लगे हुए थे और उस वक्त एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। जी। वही उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का काम आईना दिखाना, सरकार को उससे सबक जरूर लेना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त एक इमरजेंसी वक्त है जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। जी शशांक, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि पिछले साल की तुलना में अगर इस साल भी देखी जाए तो स्थिति जो है वो ज्यों का त्यों है, वैसी ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोरोना का एक नया स्ट्रेन हमारे सामने आया है और इससे बचाव के लिए किस तरीके की सरकार के इंतजाम हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है और लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पिछले साल की अगर स्थिति से तुलना की जाए तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हुई है और इसको लेकर के सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किया है? देखिए नियाज, ये कहना सही नहीं होगा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्थितियां और खराब है। देखिए पिछली बार हमारे पास कोई ढांचागत विकास नहीं था, इस बार हम काफी अनुभव भी ले चुके हैं और तैयार भी हैं। लेकिन सोचने की बात है कि स्थितियां विस्फोटक हो चुकी हैं और जब स्थितियां विस्फोटक होती हैं तो किसी भी चीज का एक सुविधाएं देने की एक सीमा होती है। तो सरकार हालांकि अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, बिल्डअप कर रही है, लेकिन एक सीमा के बाद सरकार को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगती है और शायद ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो नेता प्रतिपक्ष का कहना जो है वो ठीक है कि ढांचा को, जो स्वास्थ्य विभाग का ढांचा था, आपको पता था कि कोरोना जैसे मामले हैं तो उसको पहले से सुदृढ़ करके रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि कोरोना बीच में कंट्रोल में भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार और तेजस्वी यादव को जो ये दावा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त फिलहाल जो बिहार है, बिहार में सबसे ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। कल 1 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं। एक राज्य के लिए कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़े ढांचा के विकास की जरूरत होती है। उसके अलावा 2.5 से 3 लाख, यानी जो कैंपेन चला था उसमें 3.5-4 लाख तक वैक्सीनेशन हुआ था एक दिन के अंदर। तमाम अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। एनएमसीएच में 144 बेड की कैपेसिटी कल और परसों में बढ़ाई गई है। तो धीरे धीरे अस्पतालों में जरूरत के अनुसार चीजों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो अब नाकाफी हो रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को और ध्यान देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं आलोचना न करके ज्यादा सरकार को सहयोग देना चाहिए और सरकार जो कर रही है उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है सुझाव देना चाहिए इस वक्त। जी शशांक, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कोरोना को लेकर के हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसका क्या आधार है? आती रहती है, फ्लड हो या कोई भी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोई भी आपदा आती है तो जो फंड का फ्लो होता है वो उस वक्त ऑडिट नहीं होता है। तो आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि जब आपदा है, इस इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसे में खर्च करने के लिए तमाम नियम जो है वो शिथिल कर दिए जाते हैं। क्योंकि उसके लिए जो जरूरी चीजें होती है, जैसे फर्ज कीजिए कि अगर कोई वेंटिलेशन खरीदना है और आपको आपातकाल में खरीदना है तो आप नॉर्मल डेज के रेट पर नहीं खरीद सकते हैं। आपको जरूरत पड़ने पर 500 रुपए की 5000 में भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप उसको घोटाला कहते हैं तो एक अलग का विषय है और इस तरह का फायदा भी कुछ अधिकारी और कुछ नेता उठाते भी हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन इमरजेंसी परचेजिंग, इमरजेंसी टाइम में जो खर्च होता है उसका फिल वक्त कोई ऑडिट नहीं होता है। तो इसका कोई आधार नहीं हो सकता है, बस एजम्पशन और प्रिजम्पशन के आधार पर नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं और इसकी अभी तत्काल कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपदा के समय में और इमरजेंसी पीरियड में पहली प्राथमिकता होती है कि लोगों को बेहतर इलाज दिया जाए, लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, साथ में उनको सुविधाएं दी जाए और उनका इलाज बेहतर हो सके। तो अभी ये प्रायोरिटीज है, बाद में इन चीजों को देखने के लिए तमाम एजेंसियां हैं। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ की लूट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम की नाक के नीचे लूट को अंजाम दिया गया। अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जनता भगवान भरोसे जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं। वो कभी कभार आराम फरमाने बिहार आते हैं। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वे जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो जनता को शर्म आती है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन का मधुपुर उपचुनाव में 6 दिन का दौरा खत्म हो चुका है। इस दौरान सीएम ने प्रत्याशी की जीत के लिए जमकर लोगों से वोट मांगते हुए प्रचार प्रसार किया। आपको बता दें कि अब वो वापस रांची लौट चुके हैं।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मधुपुर की जनता किसको वोट देगी। तो सीएम हेमंत सोरेन का मधुपुर उपचुनाव में 6 दिनों का दौरा समाप्त हो गया है। इस दौरान सीएम ने प्रत्याशी की जीत के लिए जमकर लोगों से वोट मांगते हुए प्रचार प्रसार किया और बता दें कि अब वापस रांची लौट चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मधुपुर की जनता किसको वोट देती है। तो लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और ये इस सीट के ऊपर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की तरफ से हफीजुल हसन खड़े हैं। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो गंगा नारायण प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। तो दोनों के बीच जमकर संघर्ष देखी जा सकती है। तो हेमंत सोरेन का 6 दिनों का दौरा खत्म हो गया है और इस दौरान सीएम ने प्रत्याशी की जीत के लिए जमकर लोगों से वोट मांगते हुए प्रचार प्रसार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन की ये रैली चल रही है और वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन का मधुपुर उपचुनाव में 6 दिनों का दौरा खत्म हो गया है और इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी की जीत के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया है और अब वो वापस रांची लौट गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मधुपुर की जनता किसको वोट देती है और किसके नाम मधुपुर सीट किसके खाते में जाता है। तो मधुपुर का महासंग्राम लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन का 6 दिनों का दौरा समाप्त हो चुका है और मधुपुर से वापस रांची लौट गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से मधुपुर का जो महासंग्राम है वो लगातार जारी है, अब सीएम हेमंत सोरेन भी वहां अपनी रैली करके जनता को प्रचार प्रसार करके वापस रांची लौट आए हैं। अब वहां जो चुनाव होने वाले हैं, अब किसके हक में जनता वहां का वोट करने वाली है और क्या कुछ वहां का एक चुनावी समीकरण देखने को मिल सकता है? देखिए, मधुपुर में जो कहें आपकी बहुत ज़्यादा ही कड़ी टक्कर है, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के निधन से वो खाली हुआ सीट था। तो ऐसे में जेएमएम कोटे की वो सीट है, लेकिन जेएमएम जिस तरह से दावा कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने चाल चली है, जेएमएम के द्वारा चला गया है कि हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बना दिया गया है और वो चुनावी मैदान में हैं और जेएमएम सहित तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इसी दावे के साथ वोट मांग रहे हैं कि जो उन्होंने किया है मधुपुर की जनता के लिए, हाजी हुसैन अंसारी ने जो किया था, उनके पुत्र भी वही काम करेंगे। और चूँकि झारखंड सरकार में मंत्री हैं तो उसका भी फ़ायदा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, इसलिए आप इनको जिताएं ताकि ये अपने मंत्रित्व के काल में मधुपुर के जनता के लिए बहुत कुछ कर सके और झारखंड सरकार भी मधुपुर के जनता को हर कुछ देने की कोशिश करेगी जो दिखते हैं वहाँ। लेकिन दूसरी ओर देखें तो भाजपा का कहना है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं सिर्फ धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की बात फैला रहे हैं। हालांकि लगातार दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन दावों में किसकी कितनी सच्चाई होगी और किसको जीत मिलेगी ये जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि देखेंगे कि पूरी शक्ति झोंक दी गई है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसके तरफ से। लेकिन अब निर्णय जनता के हाथ में आ गया और चुनाव परिणाम जब 2 तारीख को आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जो लगातार मेहनत किया है, तमाम जो सत्ता पक्ष के मंत्री से लेकर नेताओं ने जो मेहनत किया है या फिर विपक्ष के नेताओं ने जो मेहनत किया, किसके मेहनत का फ़ायदा और किस फल मिलेगा। जी बिल्कुल राजीव, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी राज परिवार भी नाराज़गी वो नाराज़ चल रहे थे, तो इसका क्या लगता है कि बीजेपी का राज परिवार का बीजेपी से नाराज़ होना ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है?
देखिए, राज पलिवाल वहाँ से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे में अगर राज पलिवाल नाराज हुए हैं और बीजेपी की तरफ से मनाने की कोशिश नहीं हुई तो उसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। हालांकि जिस तरह से मधुपुर में जो स्थिति है वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है, उसका कितना असर पड़ता है मधुपुर के जनता पे, क्या जनता जो है वो धर्म के आधार पर वोट करती है, ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। लेकिन वर्तमान में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो अंदर गुटबाजी है उसका नुकसान जरूर बीजेपी को होगा और वोट के जो प्रतिशत है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेंगे। सिर्फ राज पलिवाल ही नहीं बल्कि दूसरे दल से लाके जो गंगा नारायण सिंह को आजसू से लाके टिकट दिया गया है तो भाजपा के कार्यकर्ता भी इससे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। हालांकि चूँकि उनके सामने हफीजुल हसन हैं, एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में अगर अल्पसंख्यक और हिंदू समुदाय अगर आपस में बंटते हैं वोट को लेकर तो बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आदिवासी समाज जो जेएमएम से जुड़ा हुआ है वो जेएमएम के साथ है, यादव समाज जो है वो जेएमएम के साथ है, क्योंकि लगातार देखेंगे कि सभाएं हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने भी एक सभा की, तो ऐसे में उनके वोट बैंक में भी कितना सेंध लगा पाते हैं ये हिंदू मुस्लिम करके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के गुटबाजी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है मधुपुर में। जी बिल्कुल राजू, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन भी ये कह चुके हैं कि जो भी राज परिवार के समर्थक हैं जिन्होंने जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी नाराज़गी की वजह से वो हेमंत सरकार की तरफ से या फिर हफीजुल हसन जो उनके प्रत्याशी खड़े हैं उनके तरफ उनका वोट जो है वो जाएगा। तो इस दावे में कितना सच्चाई देखने को मिल सकती है? देखिए, कोई भी दल जब दूसरे दल से कोई कार्यकर्ता या नेता नाराज होते हैं तो उनको मनाने की कोशिश विपक्षी दल ज़्यादा करता है जी। अब जेएमएम को लगता है कि जो लोग नाराज हैं भाजपा से और जो लोग राज पलिवाल के समर्थक थे वो जेएमएम में आएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इस दावे में दम नहीं लगता है क्योंकि बीजेपी के वोटर जो होते हैं वो बिल्कुल इम्पैक्ट होते हैं और वो बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित होते हैं। ऐसा देखा गया है अक्सर चुनावों में। तो वो कितने प्रतिशत कन्वर्ट हो पाते हैं विपक्षी दलों की ओर, जेएमएम की ओर, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार नेताओं ने जिस तरह से सभाएं की और दावा किया है कि उनके वोट बैंक में इजाफा होगा बीजेपी के कैंडिडेट बदलने के कारण और बीजेपी के नाराज़गी के कारण। अब नाराज़गी किस हद तक जाके रुकता है, क्या वो वोट में भी बदलने में दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रास्ता जो है वो दोनों के लिए अभी मुश्किल है और टक्कर दोनों ओर से है। हफीजुल हसन का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है लेकिन टक्कर वर्तमान है मधुपुर उपचुनाव में। जी बिल्कुल राजीव, दोनों तरफ से टक्कर बिल्कुल बराबर का है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं जमशेदपुर से दिल्ली जा रही बस औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना जिले के प्रीतमपुर गांव की है, जहां बीते दिन नियंत्रण खो चुकी सवारी बस सड़क ने किनारे खड़ी ट्रक से जाकर टकराई। दुर्घटना में बस सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल में 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बारुणा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची है। बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना जिले के प्रीतमपुर गांव की है, जहां बीते दिन नियंत्रण खो चुकी सवारी बस सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में बस सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। संक्रमित मरीजों के लिए जिला मुख्यालय के राजहार स्थित नर्सिंग कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने बीते रात सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही पदाधिकारियों को सेंटर में मरीजों के लिए सेवाएं विकसित करने का निर्देश दिया। वहीं मौके पर एसडीओ और सीएस समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। संक्रमित मरीजों के लिए जिला मुख्यालय के राजहार स्थित नर्सिंग कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने बीते रात सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही पदाधिकारियों को सेंटर में मरीजों के लिए सेवाएं विकसित करने का निर्देश भी दिया। वहीं मौके पर एसडीओ और सीएस समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो कोरोना संक्रमण का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सजग नजर आ रही है। नर्सिंग कॉलेज में बनाए जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर और जिले के उपायुक्त ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से निरीक्षण किया गया है और सेवाएं विकसित करने की भी बात कही गई है।